एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। आज मैं डिस्कस करूंगा यूपी पीएससी एई 2020। पिछले बार दिसंबर में ये पेपर हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। आपको मैं बता दूं, टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं। दो पेपर होता है असिस्टेंट इंजीनियर का। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है पिछले बार से। अभी 125 के दो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में जो 25 क्वेश्चन रहता है वो हिंदी से होते हैं, और दूसरे क्वेश्चन पेपर यानी पेपर 2 में जो 25 क्वेश्चन होता है वो जीएस का होता है। ठीक है, और फर्स्ट में जो 25 क्वेश्चन होता है वो हिंदी का होता है। ओके, और बाकी 100 क्वेश्चन जो होता है वो टेक्निकल होते हैं। तो सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। अभी रिसेंटली इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सेट है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा कि कौन सा सेट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उनके क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 25 क्वेश्चन जो वो हिंदी के हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक लिस्ट 1 में दिया है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, देन रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट। तो जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट को दिखाता है ना। जो ये 1 जो है वो एग्जैक्टली मैच करेगा 4 से। ठीक है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है ना। किसी प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट कॉस्ट अगर निकालना है तो आप उसको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट दैट इज़ द प्रोबेबल वेरिएशन फॉर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट फॉर ईच आइटम्स। ठीक है, तो वो क्या देता है, प्रोबेबल वेरिएशन फॉर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट फॉर ईच आइटम। तो दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड एस्टिमेट। थर्ड वन है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या है, दैट इज मटेरियल डिविएशन ऑफ अ स्ट्रक्चरल नेचर। मटेरियल डिविएशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल नेचर, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट का 1 हो जाएगा, और लास्ट है क्वांटिटिव एस्टिमेट। इसका हो जाएगा कंप्लीट एस्टिमेट, है ना। क्वांटिटी वाइज हम जब एस्टिमेट करते हैं दैट इज कंप्लीट एस्टिमेट। तो 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट स्टिपुलेटेड इन IS 456/2000। तो देखिए ये अभी अमेंडमेंट आया था, IS 456/2000 अमेंडमेंट आया था ये मई 2013 में। उसमें क्या हुआ था कि अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो देखिए ऑर्डिनरी तीन कैटेगरी में ये जो ग्रेड है कंक्रीट का वो 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है ऑर्डिनरी कैटेगरी, जो ऑलरेडी ये पूछ रखा है, ऑर्डिनरी। दूसरा है स्टैंडर्ड, तीसरा है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी में 3 है, दैट इज M15 से लेके M10 से लेके M10, M15, M20। तो M10 टू M कहाँ तक, 20 तक, ये होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो कितने आ जाएगा इसमें, 3 कंक्रीट। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है वो M25 से लेके M60 तक है। पहले ये 55 तक था, मतलब 7 ग्रेड था स्टैंडर्ड में, अब उसमें भी 8 कर दिया गया है। और हाई स्ट्रेंथ जो है वो किस में चला गया, M65 से अबव, M65 से लेके M100 तक ये चला गया है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑर्डिनरी में 3 ही होता है, M10, M20, M10, M15 एंड M20। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 2 शाफ्ट ऑफ सेम लेंथ, 2 शाफ्ट है। ठीक है, शाफ्ट जिसपे टॉर्सन एक्ट करता है उसको शाफ्ट कहते हैं ना। तो एक क्या कर रहा है, 2 शाफ्ट है, 2 शाफ्ट है ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल, लेंथ और मटेरियल सेम है, यानी L1 इज इक्वल टू L2, मटेरियल भी E1 इज इक्वल टू E2, सब कुछ सेम है। आर ज्वाइंट इन सीरीज, उस सीरीज में ज्वाइन किया गया है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2, यदि उसके डायमीटर का रेशियो जो है वो 2 है
है ना। देन द रेशियो ऑफ देयर एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का रेशियो क्या हो जाएगा, थीटा 1 बाय थीटा 2। तो हम जानते हैं कि थीटा का रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे, है ना। यहाँ पे टी जो है टॉर्सन है, एल लेंथ है, जे जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जी जो है शियर, क्या कहते हैं उसको, यंग्स मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जी इज द शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो टी एल अपॉन जी, ये कहाँ से डिराइव होता है, तो जो आपका फॉर्मूला होता है टी अपॉन टॉ अपॉन आर इज इक्वल टू टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल, तो यहीं से आ जाता है ये फॉर्मूला निकल के। तो टी एल अपॉन जी जे यानी थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे है, और जे इज इक्वल टू क्या होता है, जे पोलर मोमेंट है। तो जे इज इक्वल टू आपको पता है, जे की वैल्यू क्या होती है, देखिए मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ओके, चलिए, तो जे जो होता है, जे क्या है, थोड़ा इसको मोटा करना, जे इज इक्वल टू क्या है, जे है आपका पोलर मोमेंट ऑफ से, ये होता है पाई बाय 32 डी रेज टू 4। तो यानी थीटा किसके इन्वर्सली हो गया, थीटा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जे है, तो थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू 4 हो गया। तो इसलिए थीटा 1 बाय थीटा 2 इज इक्वल टू, यानी थीटा 1 डी 1 रेज टू 4 इज इक्वल टू थीटा 2 डी 2 रेज टू 4, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 का रेशियो क्या हो जाएगा कि डी 2 अपॉन डी 1, डी 2 अपॉन डी 1 रेज टू 4, और डी 2 अपॉन डी 1 जो है क्या कर रहा है, इफ़ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज 2, है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी 2 अपॉन डी 1 जो है, जब वो डी 1 अपॉन डी 2 है 1/2, तो ये उसका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 रेज टू 4 हो जाएगा। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 16 के आसपास हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, डी जो है उसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको और साइड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोर्टार यूज्ड फॉर मेसनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ इन IS 2940, IS को 2940 के हिसाब से मोर्टार यूज्ड फॉर मेशनरी कंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है एज पर IS 2950 एंड IS 1905 अकॉर्डिंग टू देयर डेसिग्नेशन, दैट इज L1 L2 H1 H2 M1 M2, इस तरह से उसको किया गया है, ठीक है। तो द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका L1, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा इसका, L2 L1, है ना, इज लेस देन M2 M1 इज लेस देन H2 H1, है ना। तो L2 L1 जो होगा वो कम होगा M2 M1 से, लो, मीडियम और हाई, H2 H1 जो होगा सबसे हाईएस्ट होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 30, ए प्रिज्मेटिक बार इन कंप्रेशन, ए प्रिज्मेटिक बार इन कंप्रेशन हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ए दिया हुआ है आपका 1200 mm² एंड कैरीज ए लोड पी, पी दिया हुआ आपका 90 किलो न्यूटन, पी कितना दिया है 90 किलो न्यूटन। नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है आपको कि प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या होगा, एक्टिंग ऑन द प्लेन, ऑन ए प्लेन कट थ्रू ए बार ऑफ थीटा 25 डिग्री, कट थ्रू ए बार ऑफ थीटा 25 डिग्री, ठीक है, इस तरह से 45 डिग्री पे कट किया गया है। तो आपको बताना है कि वहाँ पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो अब हम जानते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए, तो क्या होता है, टॉ सिग्मा एन इज इक्वल टू होता है पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, और तो पी आपकी पी वैल्यू दिया हुआ है 90,
डिवाइड बाय एरिया क्या हो जाएगा 1200 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, दैट इज कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अब आप निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो आपको ये निकल के आएगा, देखिए मैं बता देता हूँ, दैट इज 90, और वो मेगा पास्कल में है, तो क्या करेंगे इसको इंटू 1000, तो 90 इंटू 1000 इंटू डिवाइड बाय 1200, ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, cos 25 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 75, तो ये आएगा 61.6 एक ही में है, तो आप डायरेक्टली ए आंसर जो है लगा सकते हैं इसका। 61.6 मेगा पास्कल जो होता है ये सिग्मा एन आ जाएगा। और सीयर स्ट्रेस अगर बोलेगा तो सीयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, टॉ एन इज इक्वल टू क्या होता है, टॉ एन इज इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, दैट इज पी अपॉन 2a और साइन 2 थीटा, पी अपॉन 2a साइन 2 थीटा, तो p की वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो 90 इंटू 1000, 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1200 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाए साइन 50 डिग्री, तो साइन 50 डिग्री आप इसमें पुट करेंगे, तो देखता हूँ मैं करके, तो 90 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2400, है ना, साइन 50 डिग्री इंटू 37.5, तो ये 28.72 मेगा पास्कल आएगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 28.75, तो 61 और 28, सो बी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है द मिनिमम विड्थ ऑफ द ट्रेड विदाउट नॉसिंग फॉर स्टेयर केस ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग सेल बी, क्या कर रहा है विदाउट नॉसिंग, देखिए अगर आप ऐसे देखेंगे तो स्टेयर केस की रेसिडेंशियल के लिए भी जो मिनिमम होता है दैट इज नॉट लेस देन 250 mm, 250 mm से कम नहीं होता है, कितना 250 mm से कम नहीं होता है, ट्रेड की साइज, मिनिमम ट्रेड की साइज 250 mm हम लेके चलते हैं, ये कह रहा है विदाउट नॉसिंग, तो विदाउट नॉसिंग के केस में आप इसको 200 तक, कोर्ट ने इसको बोला कि आप 200 mm ले सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा कि 200 mm जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेड विदाउट नॉसिंग फॉर स्टेयर केस इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 250 से कम तो लेते ही नहीं है हम ट्रेड, लेकिन विदाउट नॉसिंग है तो आप 200 तक लेके चल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक कास्ट आयरन कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 300 mm, एक कास्ट आयरन है उसका एक्सटर्नल डायमीटर यानी डी नोट की वैल्यू दिया हुआ है कितना 300 mm, एंड उसकी जो थिकनेस है वो 20 mm थिक है। ओके, फाइंड सेफ कंप्रेसिव लोड ऑन कॉलम विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 5, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है कितना 5, इफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज, क्रशिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है कितना 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्रशिंग स्ट्रेंथ 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या कि सेफ कंप्रेसिव लोड क्या होगा, तो सेफ देखिए इस तरह से है वो हॉलो सेक्शन है ना, ऐसे आप बना सकते हैं हॉलो सेक्शन, आउटर डायमीटर दिया है कितना दिया है आपका जो भी दिया है डी नोट वैल्यू है ना, डी नोट मान लिया इसको, डी नोट कितनी 300 mm, तो डी नोट आपका दिया हुआ है 300 mm, और थिकनेस दिया हुआ है तो इधर से भी ले लीजिए, थिकनेस कितना 20 mm दिया हुआ है, तो 20 mm उधर से भी निकल जाएगा, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं डी आई की वैल्यू, तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू 20, तो 30 नहीं 300, 30 नहीं 300 है, कितना है 300 mm, देखिए यहाँ पे ना 300 mm, 300 माइनस 2 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा 300 माइनस 40, 300 में से 40 माइनस कर दिया 260, तो 260 mm जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा इंटरनल डाया डी आई, तो जब आप सेफ वैल्यू निकालोगे पी सेफ है ना, तो पी सेफ क्या हो जाएगा पी सेफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज
ठीक है। पी सेफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना भी आप वो निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से उसको डिवाइड कर दीजिए। यानी पी सेफ इज इक्वल टू एफ सी, जो उसका क्रसिंग वैल्यू दिया हुआ है, इनटू एरिया डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड कर दीजिए, तो कितना था, एफ सी की वैल्यू कितनी थी 550 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू 300 का स्क्वायर। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं बड़ा में लिख देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ यहाँ करते हैं। दैट इज क्या हो जाएगा, एफ सी की वैल्यू 550 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी नोट है 300, डी आई है 260 निकाला आपने, 300 का स्क्वायर माइनस 260 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 5 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट 1935.21 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसको इधर कर लेता हूँ। ओके, ना क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट डी। क्या हो जाएगा, बी। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1935 है ना, सो 1935 दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या आ रहा है, द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर फेरो सीमेंट मिक्स के लिए, फेरो सीमेंट मिक्स के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो आपको पता है कि अगर पूरा वाटर टाइट है तो इट शुड बी लेस देन, मतलब नॉट ग्रेटर देन 0.4 से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं रेंज की बात करूँ, है ना, रेंज की बात करूँ तो दिस विल बी बिटवीन 0.35 टू 0.4, 0.35 टू 0.4, 0.35 टू 0.4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका, 0.35 टू 0.4 नहीं, इसका एक मिनट, लेट मी चेक। इसका जो रेंज होगा वो होगा आपका, हाँ, इसका रेंज हो जाएगा 0.5 टू 0.4 टू 0.5। इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0.4 टू 0.5। ठीक है, 0.4 टू 0.5 इसका रेंज हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ, सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ कितनी है 6 मीटर है, कैरीज ए पॉइंट लोड एट द सेंटर ऑफ द बीम, सेंटर ऑफ द बीम पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सच दैट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो 12 किलो न्यूटन मीटर है। इफ ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ई आई जो है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, सेंटर पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन क्या होगा, सेंटर पे दिया हुआ क्या है, मोमेंट दिया हुआ है। तो आपको पता है कि मोमेंट, इसके कारण मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, पी एल अपॉन 4, डब्ल्यू एल बाई 4 होता है। तो पी एल बाई 4 इज इक्वल टू कितना 12 किलो न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से पी फोर्स निकाल सकते हैं, तो यानी पी इंटू एल, एल दिया हुआ है 6 मीटर, तो पी इंटू 6 यानी पी यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको पी को रखते हैं उस साइड ले जाओ, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 8। पी की वैल्यू हो गई 8। तो अब आप इसका ये निकाल लीजिए डिफ्लेक्शन। तो पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट लोड के कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब पी, ऐसे ऐसे करें, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड एट मिडल क्या होता है, पी एल क्यूब
डिवाइडेड बाय 48 EI, ये होता है ना। तो P की वैल्यू है 8, L की वैल्यू है 6 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 EI, तो 8 छक्का 48 है ना। तो ये क्या हो जाए 6 इंटू 6 यानी 36 डिवाइडेड बाय EI। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द रिइंफोर्स्ड बॉन्ड प्रोवाइडेड एज स्ट्रेंथिंग अरेंजमेंट इन मेसनरी बिल्डिंग। मिनिमम डेप्थ क्या होगा द रिइंफोर्समेंट बॉन्ड प्रोवाइडेड एज स्ट्रेंथिंग अरेंजमेंट इन मेसनरी बिल्डिंग में, तो वो होता है 75 mm। ये आपको याद रखना है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 mm। ओके 75 mm। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसल स्ट्रेस P, डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेस है P इन वन प्लेन अकॉर्डिंग accompanied by a simple shear stress Q, the maximum normal stress is, maximum normal stress क्या होगा। तो आप जानते हैं ये कंबाइंड स्ट्रेस के केस में क्या आता है हमारा निकल के, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज सिग्मा x प्लस सिग्मा y, या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा x, या सिग्मा 1 ही लिखता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें से यूनी एक्सियल है, सब्जेक्ट डायरेक्ट है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, तो सिग्मा 2 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, सिग्मा को P बोल दिया तो P बाय 2 प्लस यहाँ से 1 बाय 2, मैक्सिमम होगा तो प्लस होगा, मिनिमम होगा तो माइनस होगा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऐसे निकालते हैं ना अपन। तो क्या हो जाएगा ये P बाय 2 प्लस 1 बाय 2 को बाहर ले लिया, रूट अंडर सिग्मा 1 बाय 2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया सिग्मा 1 का स्क्वायर यानी P का स्क्वायर प्लस 2 आ गया इधर, तो इधर हो जाएगा 4 इंटू P की जगह क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा P बाय 2 1 बाय 2। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है द टेक्निकल टर्म ईव्स, है ना। ईव्स इज डिफाइंड एज, ईव्स क्या होता है, ये रूफ जो स्लोप पिच रूफ होता है ना, इस तरह के स्लोपिंग रूफ में, तो जो बॉटम मेंबर होता है ना, इस डायरेक्शन में जो बॉटम मोस्ट में, एक तो होता है कि सपोज कीजिए इस तरह से अगर रूफ है, देखिए अगर इस तरह से इंक्लाइंड रूफ है ना, तो ये जो लाइन मिलेगा और फिर इधर से एक रूफ आएगा, तो ये इसको कहते हैं रिज, इसको क्या कहते हैं रिज, और ये जो बॉटम लाइन मिलाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ईव्स, है ना। तो ये क्या होता है द लोअर एज ऑफ द इंक्लाइंड रूफ का लोअर एज जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, ईव्स कहलाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। ए डक्टाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज वन फॉर विच, ए डक्टाइल स्ट्रक्चर डिफाइन एज वन फॉर विच, डक्टाइल स्ट्रक्चर होता है दैट इज उसमें जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो मच लार्जर होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। तो क्या हो जाएगा इसका डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इज मच लार्जर देन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। विच द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर इज मच लार्जर देन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेथड सुटेबल फॉर मेजरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट मिक्स हैविंग वेरी लो वर्केबिलिटी, तो बहुत लो वर्केबिलिटी के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो वीबी कंसिस्टोमीटर होता है। क्या होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर, ठीक है। वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए, जब वेरी लो वर्केबिलिटी की बात करें तो हम वीबी कंसिस्टोमीटर यूज करते हैं। वीबी कंसिस्टोमीटर क्या होता है, वो टाइम के साथ मेजर करता है, टाइम जितना कम होगा वर्केबिलिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है, टाइम जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी लो होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, देखिए
कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, है ना, जो मोमेंट ऑफ इनर फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सेक्शन मॉडुलस, वो क्या होता है, वो होता है बी एच स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन ये क्या करा, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ एंड डेप्थ h अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका निकालेंगे तो बी एच स्क्वायर अपॉन 4 और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर से भी h/2 उधर से भी h/2, तो ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 द स्लोप ऑफ रैंप का स्लोप 1/10 होता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 1/10 जो है वो स्लोप का किसका, रैंप का स्लोप होता है, ठीक है। मिनिमम स्लोप जो होता है एज पर बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, दैट इज 1/10। क्वेश्चन नंबर 42 करा, द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन द फार एंड इज हिंज टू द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड। तो देखिए, जब फार एंड फिक्स्ड रहेगा, पहले में कह रहा है कि फार एंड जो है वो क्या है, हिंज है। फार एंड हिंज है तो क्या होता है 3EI/L, और जब फार एंड फिक्स्ड होगा तो क्या होगा 4EI/L। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3/4। तो आंसर बी जो हो जाए वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आ रहा है कि ए प्रॉपर्टी फेच अ नेट एनुअल इनकम ऑफ 80,000। नेट एनुअल इनकम दिया हुआ है 80,000, ओके, 80,000 रुपीज़ में दिया हुआ है। आफ्टर डिडक्टिंग आउटगोइंग को डिडक्ट करने के लिए, तो नेट अमाउंट वही होता है जब आउटगोइंग आप डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम दिया हुआ है। व्हाट इज द कैपिटलाइज वैल्यू। अब आपको पता है कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू नेट इनकम मल्टीप्लाइड बाय ईयर ऑफ परचेज, है ना। तो नेट इनकम आपको दिया हुआ है 80,000, ईयर ऑफ परचेज कैसे 6% पर एनम में दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं 1/6%, यानी 100/6 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपको 3300 के आसपास समथिंग आएगा। सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 का आता है कि द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू ए कपल। एक कैंटिलीवर बीम है, एंड पे कपल लग रहा है M, ठीक है, एट द फ्री एंड पे, हैविंग एन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI थ्रू आउट द लेंथ L इज इक्वल टू, तो उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर ये लग रहा है EI कांस्टेंट है तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज ml²/2EI। ये स्टैंडर्ड है, आप इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। आप डिराइव भी कर सकते हैं इसको सॉरी। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में अगेन मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन है। इसका जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो है वो करेक्ट है, यानी इंडेक्स प्लान क्या होता है कि जनरल लेआउट ऑफ न्यू टाउन शोविंग द पोजीशन ऑफ रोड, मार्केट, हॉस्पिटल, पार्क्स एट्सेट्रा, तो इसका हो जाएगा 3। की प्लान का होता है डिटेल ऑफ द पार्टिकुलर बिल्डिंग, किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग का पूरा डिटेल दिखाना, तो की प्लान का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सर्विस प्लान का होता है डिटेल ऑफ प्लम्बिंग सर्विस, वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजल, दैट इज सर्विस प्लान, अंडर सर्विस प्लान, तो इसका हो जाएगा 1। और लेआउट प्लान क्या होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द डिफरेंट यूनिट्स, तो इसका हो जाएगा 2, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑल द डिफरेंट यूनिट्स, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एक 3 हिंज आर्च है, इस तरह से 3 हिंज आर्च है, ओके, ABC, ए है, इसको B मान लो, इसकी C मान लो। इसकी स्पैन है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर स्पैन है। राइज है आपका 4 मीटर राइज है। और क्या क्या दिया है, हाँ एक ट्रेन लोड है, चलो ट्रेन लोड ऐसे मान लेते हैं। तो क्या कर रहा है 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, जो कि 5 मीटर अपार्ट है, वो 20 किलोमीटर लीड कर रहा है, तो इसको 20 किलोमीटर को लीड कर दो। और ये है आपका 10 किलोमीटर का, और ये 5 मीटर अपार्ट है,
ओके, 5 मीटर अपार्ट है, तो ये हो जाएगा आपका ट्रेन लोड। अब ये कह रहा है द मैक्सिमम थ्रस्ट क्या होगा, तो ये आर्च का क्वेश्चन है जो आईएलडी में पूछ रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये आर्च का पहले मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, 3 इंच आर्च है, तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड में पुट किया, तो यहाँ पे जब 1 किलो न्यूटन का लोड में रखा यहाँ से x मीटर पे, सपोज करो इस ए पॉइंट से, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ए पॉइंट से 1 किलो न्यूटन रखा, एक्स मीटर पे 1 किलो न्यूटन का लोड मैंने अप्लाई किया, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन यूनिट लोड ऑन लेफ्ट साइड, जब लेफ्ट साइड में यूनिट लोड है, तो अब मैं इसका पूरा समीशन ऑफ मोमेंट क्या कहते हैं उसको, किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। सपोज करो कि मैं सी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, समीशन ऑफ एम सी इज इक्वल टू 0, तो समीशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी पॉइंट इज इक्वल टू 0, या लेफ्ट साइड में रखे हैं, है ना, तो क्या करेंगे कि ए के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, समीशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0, तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो अपने आप आपको क्या निकल के आएगा, देखिए लेके आर सी, ये पॉइंट हो जाएगा आर सी, सो आर सी इंटू 20, टोटल डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर है, तो आर सी इंटू 20 माइनस यहाँ से यहाँ तक x है, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो आर सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा x/20, तो आर सी की वैल्यू x/20 आ गया, तो फिर आप b के अबाउट मोमेंट ले लीजिए, समीशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, और जब आप b के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा h की वैल्यू, तो h की वैल्यू निकल के आएगा x/8, आप करके देख लीजिए, जब b के अबाउट मोमेंट लेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगा x/8, वहाँ पे आर सी की वैल्यू पुट करना है x/20, ठीक है, तो आपको h निकल के आएगा x/8। सिमिलरली जब इसी आर्च में जब मैं राइट साइड पे रखूँगा, यहाँ पे है सी बी पॉइंट, ये सी है, ये ए है, तो जब मैं राइट साइड में 1 किलो न्यूटन का लोड रखूँगा, राइट साइड में 1 किलो न्यूटन का लोड रखूँगा, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा आर ए, तो आर ए की वैल्यू आपको आएगा 20 माइनस एक्स, सिमिलरली उल्टा कर देंगे 20 माइनस x/20, और फिर इस यहाँ से आपको h की वैल्यू अगेन पुट करेंगे तो वही निकल के आ जाएगा, h की वैल्यू दैट इज 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 8, 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय 8। आर ए कब आएगा, जब बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, सी के अबाउट मोमेंट लेंगे, एच कब आएगा, जब बी के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है, तो आर ए और एच की वैल्यू हमें निकल गई। तो इस तरह से आप इसका आर्च का, ये आर्च है 4 मीटर इसका दिया हुआ है टोटल, तो इसकी आईएलडी जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आईएलडी बनेगी इसकी, है ना, आईएलडी बनेगी तो ये मैक्सिमम निकल के आएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10/8, ठीक है, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दैट इज, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 10/8, है ना, क्योंकि ये कितने पे है 10 मीटर पे है, 10 मीटर पे, तो जब x की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/8 निकल के, क्योंकि x यहाँ से x था, x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब हम उस व्हील लोड को रखेंगे तो ये 20 किलोमीटर का लोड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पे ये कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा, तो आप ये ऑर्डिनेट निकाल लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये निकालेंगे तो 5/8 निकल के आ जाएगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 20 इंटू 10/8, 10/8 प्लस 10 इंटू 5/8, और दोनों को जोड़ दोगे तो यू विल गेट 31.25 किलो न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.25 किलो न्यूटन। थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बेस ऑफ ए पेंट इज, पेंट का जो बेस होता है वो वाइट लीड होता है, वाइट लीड इज द
बेस ऑफ द पेंट। लाइनसेड ऑयल ये नहीं है, ये व्हीकल होता है ना। पॉपी ऑयल ये भी व्हीकल होता है, ये भी नहीं होगा। सल्फेट एंड जिंक मैनेजमेंट ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा वाइट लीड। इसके अलावा भी जो बेस में यूज होता है, पेंट में बेस का यूज होता है, जैसे रेड लीड है, ये आपको लोहे के मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। वाइट लीड है, ये वुड में यूज होता है, ओके। उसी तरह से जिंक वाइट है, टाइटेनियम है वाइट है, आयरन ऑक्साइड है, एल्युमिनियम पाउडर है, ये सब बेस है जो कि पेंट में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 48। 48 कहता है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर रिडंडेंट स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन बाय। तो म्यूलर बेसलॉ प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस लाइन के लिए यूज करते हैं, ये आपको पता है। आइदर जो बीम होगा वो डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो, दोनों के लिए वैलिड होता है म्यूलर बेसलॉ प्रिंसिपल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 जो है क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ ब्रिक विच हैज हाफ हेडर फेस एंड हाफ स्ट्रेचर फेस इज नोन एज, उसको क्वीन क्लोजर कहते हैं। किंग क्लोजर कहते हैं, नॉट क्वीन। क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब आप विड्थ वाइज पूरा इसको कट कर देते हैं, मतलब उसका जो स्ट्रेचर होता है वो फुल होता है, और यानी लेंथ जो होता है वो फुल होता है, ब्रेड्थ जो होता है वो हाफ होता है, उसको बोलते हैं क्वीन क्लोजर। और किंग क्लोजर क्या होता है कि उसको आप हाफ स्ट्रेचर और हाफ हेडर दोनों कट के हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं किंग क्लोजर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए सिंगल क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए सिंगल बे पोर्टल फ्रेम ऑफ हाइट h फिक्स्ड एट द बेस इज सब्जेक्टेड टू ए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एट द टॉप, द बेस मोमेंट डेवलप इन प्रोपोर्शनल टू। तो इस तरह से अगर है तो उसमें अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आता है डेल्टा, सपोज ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट से गया तो इस तरह से मूव हो जाएगा ना, तो उसके लिए जो मोमेंट आएगा दैट इज 6 EI डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच होता है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन, इसमें और 75 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियोज में देखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।